जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोमा 1898। हमने सेक्शन हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इसका हमने पढ़ा था क्रिमिनल प्रोसीजर 1908। इसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोमा 1898, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1988। और इसका सेक्शन कितने हैं? सेक्शन इसके 565 हैं। स्केड्यूल 5 है, चैप्टर 46 है, चैप्टर 9 है, एक्ट नंबर 5 है। ये एनेक्टमेंट इसके कब हुई थी, ये पास कब हुआ था? 22 मार्च को 1898 को। और कमेंसमेंट आगाज में लागू कब हुआ था? 1 जुलाई को, ठीक है ना, 1898 को, ठीक, पास होने के बाद। तो ये आपने याद रख लेना है। इसके साथ साथ मैंने आपको सेक्शन 1 भी करवा दिया था, सेक्शन 2 भी करवा दिया था। 2 तो रिपील है, 3 जो है रेफरेंस टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर एक्ट रिपील थे। जी देखिए, मैंने इसको आपको प्रीएम्बल भी पढ़ा दिया था और सेक्शन 1 शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट भी करवा दी थी, पूरे पाकिस्तान पर लागू है। इसका जो नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको सेक्शन 2 के बारे में कहा, वो रिपील है। सेक्शन 3 जो रेफरेंस टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील एनेक्टमेंट। सीआरपीसी से पहले जो एनेक्टमेंट हुई थी क्रिमिनल प्रोसीजर को लेकर, वो ये थी द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जो एक्ट 25 था वो 1861 में बना था, और एक्ट 10 1872 में, एक्ट 10 1882 में, ठीक है। 1882 का एक्ट 10 था, तो ये इससे पहले थे, सीआरपीसी से पहले, 1898 से पहले जो एक्ट थे जिसके तहत क्रिमिनल प्रोसीजर को चलाया जाता था, प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता था जितने भी क्रिमिनल्स जो क्राइम वगैरह होते थे। अब इसमें सब सेक्शन 2 में एक्सप्रेशन इन फॉर्म एक्ट्स में जो एक्सप्रेशन यूज हुए थे, जैसे कि सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनको अब ये कि नए जो एक्ट के जो तहत इनका नाम क्या होगा? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। और ज्वाइंट सेशन जज की जगह पे इसका क्या नाम होगा? एडिशनल सेशन जज होगा। ये आपने याद रखना है, एडिशनल सेशन जज होगा। आइए, जो हम आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डेफिनेशन। सेक्शन 4 डेफिनेशन को डील करता है। इसमें लिखा हुआ कि इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन से वर्ड नीचे जो आ रहे हैं, ये एडवोकेट जनरल, बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, कोग्निजेबल ऑफेंस, ये सारे के सारे जो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये सारी जो डेफिनेशन दी हुई है ना, इनकी बात करा है। द फॉलोइंग वर्ड्स ये जो दिए हुए हैं सेक्शन 5 से पहले, सेक्शन 5 से पहले सेक्शन 4 में तमाम वो वर्ड्स एक्सप्लेन कर दी गई है जो पूरी सीआरपीसी में बार बार आने हैं, और उनको समझकर सीआरपीसी को पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। इनको इसने कहा है कि इस कोड में द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ये सेक्शन 4 में यूज हुए हैं, उनके वो कह रहा है कि ये फॉलोइंग मीनिंग है जो लिख दिए गए हैं, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अगर किसी एक्ट में किसी स्पेसिफिक या लोकल नाम में उसमें अगर कि इसका मतलब कोई और दिया गया है तो फिर वहां पे उसका मतलब वही लिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो बता दिया गया मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। ये आपने सीन कर लेना है। पहली जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेक्शन 4 की सब सेक्शन 1 ए में, एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट। इसको गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। एडवोकेट जनरल से क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट एडवोकेट। और वेयर देयर इज अ नो एडवोकेट जनरल, जहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं होगा और गवर्नमेंट एडवोकेट, बात हुई है, ऊपर बताया गया, सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ, ठीक है ना। तो क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको फिर वक्तन फवक्तन अपॉइंट कर दे, वो कौन होगा? वो एडवोकेट जनरल होगा। अब इससे ये पता भी चल गया, जो एडवोकेट जनरल होता है वो सूबाई सतह पर होता है, और सूबाई सतह पर उसको जो अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। और एडवोकेट जनरल को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहते हैं। एडवोकेट जनरल, इसको जरा सा हम देखते हैं, इसको हम जरा सा और देखते हैं। एडवोकेट जनरल जो है
इसको हम ऐसे देखते हैं। आइए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये हमने ChatGPT पे जाते हैं। एडवोकेट जनरल जो है, एडवोकेट, सॉरी वो आ गया था, मैंने डबल, एडवोकेट जनरल मीन्स एंड where he is appointed in पाकिस्तान। ठीक है ना, ये जस्ट मैंने क्वेश्चन रेज किया कि एडवोकेट जनरल का मतलब क्या होता है। एंड एडवोकेट जनरल इज अ चीफ लीगल ऑफिसर होता है ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। चीफ लीगल ऑफिसर होता है, ये आपने यहाँ तक बात क्लियर होगी ना। ये कौन होता है? चीफ लीगल ऑफिसर होता है, चीफ लीगल ऑफिसर होता है। ये आपने याद कर लेना, जिसको अपॉइंट कौन करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है इन पाकिस्तान। He acts as a provincial legal advisor to the provincial government, मतलब कि ये फेडरल लेवल पे नहीं होता, ये प्रोविंशियल लेवल पे होता है। एडवोकेट जनरल एंड रिप्रेजेंट द प्रोविंस इन कोर्ट्स, मतलब कि सूबे को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में। ये बात, ये यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। ये मैं आपको बात समझाना चाहता था। एडवोकेट जनरल इज इक्वल टू टॉप लॉयर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो टॉप लॉयर होता है ना, उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। हु एडवाइजेस एंड रिप्रेजेंट्स द प्रोविंस इन लीगल मैटर्स, जो प्रोविंस को, जो क्या कहता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है और एडवाइस करता है लीगल मैटर्स में। प्रोविंस के लीगल मैटर्स में क्या करता है? एडवाइस करता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये देखें, आगे ये भी बता दिया उसने, द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी देखें, ये भी आपको सर्च करके पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 140 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, एडवोकेट जनरल को डील करता है। ये भी जहाँ तक इसको भी हम स्टडी करें तो ये ज़्यादा डेप्थ में स्टडी हो जाएगी। तो लिहाजा मेरा मकसद तो आपको जो बताना था वो ये था कि जो एडवोकेट जनरल होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लीगल ऑफिसर होता है, हाँ, चीफ लीगल ऑफिसर जो टॉप पर होता है। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी। एडवोकेट जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, उसको गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहते हैं। और जहाँ पे एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं होते तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको वक्तन फक्तन अपॉइंट कर सकती है उस बिहाफ पे, दिस बिहाफ पे, ठीक है ना। मतलब उसके पास पावर जो है अपॉइंट करने की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ठीक हो गया। आइए अब आगे चलते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको समझना जरूरी है। बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। वर्ड से तो हमें पता चल रहा है ना। बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल हो सकती हो। अपैरेंटली जो वर्ड से मीनिंग से तो यही पता चल रहा है, बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें बेल ग्रांट कर दी जाती हो, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें बेल नहीं ग्रांट होती हो, ना ग्रांट होती हो, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। ठीक है ना। आइए अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है, ये डेफिनेशन क्या कहती है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? बेलेबल ऑफेंस काबिल जमानत means an offense shown as bailable in the second schedule। सेकंड स्केड्यूल में क्या जी? सेकंड स्केड्यूल में जो दिया गया, सेकंड स्केड्यूल में जो ऑफेंसेस जिनका मेंशन किया गया कि ये बेलेबल है, या विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या किसी भी अदर लॉ के तहत उनको बेलेबल करार दिया गया हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उस वक्त एनी अदर लॉ जो उस वक्त लागू है। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन एनी अदर लॉ, मतलब कि उसने कहा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे जो इनके अलावा होंगे। मीन एनी अदर ऑफेंसेस, मीन एनी अदर ऑफेंसेस, एनी अदर ऑफेंसेस से क्या मुराद? वो तमाम ऑफेंसेस जो बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा होंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ समझना बड़ा ही ज़रूरी है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो बेलेबल, जिनको ज़ाहिर किया गया है कहाँ पर? सेकंड स्केड्यूल में और या किसी अदर लॉ में। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो इनके अलावा, ठीक है ना, कोई भी ऑफेंस जो हो, इनके अलावा कोई भी ऑफेंस जो हो, जो किन के अलावा? बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा, वो तमाम ऑफेंसेस नॉन बेलेबल कहलाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक ये बात आपको अच्छी तरह से ज़हन कर लेनी है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब ये अगर मैं आपको कहते हैं तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि ये सेकंड स्केड्यूल,
सेकंड स्केड्यूल में चलते हैं। अभी सीआरपीसी हमारे पास जो है ना, यहाँ पर ये हमने इसीलिए इसको मैंने ओपन किया हुआ है ताकि पढ़ना, इसको लिखना, इसको देखना, आपको दिखाना बड़े आसान हो जाए। ये देखें, ये आ रहा है इधर से, बस शुरू हो रहा है। ये देखिए सेकंड स्केड्यूल, स्केड्यूल 2, ठीक है। टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, जिसको टेबल में ऐसे टेबल में दिया गया, ये ऑफेंसेस हैं सारे के सारे टेबल की शक्ल में। ये देखें चैप्टर 5 अबैटमेंट के रिलेटेड ये बात कर रहा है कि उसने कहा है जो सेकंड स्केड्यूल में जो दिए गए, सेकंड स्केड्यूल में जो दिए गए वो तमाम ऑफेंसेस वो अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। सेकंड स्केड्यूल में जो दिए गए ऑफेंसेस हैं, ठीक है ना, वो तमाम ऑफेंसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप देखें, ये देखें, ये है 109 अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये देखें, इधर देखें, ये अवेलेबल, वेदर अवेलेबल और नॉट, क्या अवेलेबल है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस अबैटेड, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस अबैटेड अवेलेबल और नॉट। जो ऑफेंस की नोई देखी जाएगी उसके मुताबिक देखा जाएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाए, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस अबैटेड इज अवेलेबल और नॉट। मतलब कि जिसको स्केड्यूल 2 ने कह दिया कि ये अवेलेबल है तो वो अवेलेबल होंगे, और जिसको स्केड्यूल 2 ने नहीं कहा कि ये अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं वापस सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें ये बाकायदा हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है कि इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। यहाँ पे कोई वाज़ेह डेफिनेशन तो नहीं दी गई, इसमें सिर्फ इस चार्ज से मुराद यही बताया गया चार्ज। हम कहते हैं कि आप पर चार्ज कौन सा है, चार्ज आप पर कौन सा मतलब कि कौन सा ऑफेंस है, कौन सा इल्ज़ाम है, आप पर चार्ज लगा है आप पर, ठीक है। तो चार्ज का मतलब तो एक चार्ज है, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, चार्ज मतलब चार्ज एंड इंक्लूड यानी हैंड ऑफ द चार्ज, कोई भी यानी कि जो चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन, ठीक है। तो इसमें उसने चार्ज का मतलब सिंपल से ये बताया चार्ज, ठीक है ना। और इसके अलावा इसको अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इधर हम देख लेते हैं चार्ज। चार्ज मीन्स क्या होगा? चार्ज मीन्स, ये देखें, इन क्रिमिनल लॉ चार्ज में द फॉर्मल एक्विजिशन, फॉर्मल एक्विजिशन है, फॉर्मल एक्विजिशन है कि एक इल्ज़ाम होता है मेड बाय द कोर्ट दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ स्पेसिफिक ऑफेंस, कि उसने कोई स्पेसिफिक ऑफेंस कमिट किया है। ये आप इधर लिख लें, इस लाइन में लिख लें कि उसने कोई स्पेसिफिक ऑफेंस कमिट किया। चार्ज में ना फॉर्मल एक्विजिशन जो कोर्ट लगा देती है, आयद कर देती है चार्ज के यहाँ पर, ये चार्ज है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, ये भी आप देख लेना, चार्ज ये सिंपल भी आ सकता है इसमें, चार्ज मीन्स चार्ज भी आ सकता है, ठीक है। कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कोग्निजेबल और कोग्निजेबल केस क्या होता है? कोग्निजेबल ऑफेंस काबिल दस्त अंदाजी, काबिल दस्त अंदाजी, जिसमें काबिल दस्त अंदाजी होता है कि कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर ए कोग्निजेबल केस, कोग्निजेबल केस भी होना चाहिए, मीन्स अ केस इन विच द पुलिस ऑफिसर may in accordance with the second schedule or under any law for the timing enforce arrest without warrant, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिले दस्त अंदाजी, ठीक है ना। काबिले दस्त अंदाजी मतलब होता है जिस पे पुलिस जो होती है बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। लिखा भी हुआ है cognizable offense means an offense as offense for an cognizable case, और cognizable case
means a case in which a police officer may in accordance with the second schedule के मुताबिक क्या कर सकती है, or any law for the timing in force arrest without warrant। ये जो लाइन है ना, arrest without warrant के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस को कहते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। और कॉग्निजेबल केस भी यही है। आगे चलते हैं। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड orally or in writing to the magistrate। Complaint means the allegation made orally or in writing to the magistrate with a view to his taking action under this code, that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include the report of the police officer। अब उसने कहा है कि ओवर करें कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट कहते हैं ना, एक शिकायत को, वैसे तो उर्दू में इसको हम बोलते हैं शिकायत लगा देना। उसने कहा कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन, ये इल्जाम होता है, ऐसा इल्जाम होता है मेड ओरली और इन राइटिंग। ये ओरली भी हो सकता है और इन राइटिंग में भी हो सकता है। टू द मजिस्ट्रेट को विद व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, विद व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। मजिस्ट्रेट को किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, मजिस्ट्रेट को किया जाता है इस कोड के तहत। दैट सम पर्सन वेदर नोन और नॉट, जिसके बारे में हम जानते हैं या जिसको नहीं जानते, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये लेकिन इसमें ये नहीं शामिल होगा, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नहीं होगी, ठीक है ना। ये अपने यहाँ पर भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है ना। कंप्लेंट से क्या मुराद है? कंप्लेंट से मुराद वो एलिगेशन जो ओरल और भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, जिसको किसको की जाती है कि कंप्लेंट? मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट की जाती है किसके तहत की जाती है? इस कोड के तहत की जाती है। ये जो सीआरपीसी है किसके खिलाफ की जाती है? किसी नॉन या अननोन पर्सन के खिलाफ की जाती है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, लेकिन इसमें कंप्लेंट में क्या शामिल नहीं है? रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है। यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक हो गया। आइए आगे चलते हैं। हाई कोर्ट से क्या मुराद है? हाई कोर्ट से मुराद जो है, हाई कोर्ट से मुराद है मींस द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील RVN, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील RVN फॉर ए प्रोविंस। जो प्रोविंस, एक प्रोविंस की हाईएस्ट जो क्रिमिनल कोर्ट जो होती है ना, हाईएस्ट कोर्ट जो होती है, उसको कहते हैं, वो क्रिमिनल अपील की हो या RVN की हो, ठीक है, उसमें क्रिमिनल अपील की जाती हो या RVN फाइल की जाती हो, तो उसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील RVN। ये वर्ड आपने याद करने हैं, क्रिमिनल अपील RVN, ठीक है ना, फॉर प्रोविंस एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है ना। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट कौन सी होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, वो अलग से होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हाई कोर्ट से मुराद सूबे की सबसे बड़ी अदालत क्रिमिनल अपील के लिए या RVN के लिए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। इंक्वायरी से क्या मुराद है? इंक्वायरी से मुराद ये है, इंक्वायरी से मुराद है इंक्वायरी। एक तो बात ये लिखा हुआ है अनवर्टेड कॉमास में लिखा है इंक्वायरी मींस इंक्वायरी इंक्लूड्स, लेकिन वो कहता है इंक्वायरी का मतलब तो इंक्वायरी हो गया, लेकिन साथ इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल के अलावा, अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। बात समझ में आई? उसने कहा है इंक्वायरी से मुराद एक तो इंक्वायरी है, लेकिन इसमें एवरी इंक्वायरी other than a trial conducted under this code by a magistrate or a court, ठीक है ना। इसमें क्या वो भी यानी कि इंक्वायरी में शामिल होगा जिसको कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने क्या किया हो, कंडक्ट किया हो, उसको भी इंक्वायरी कहेंगे। जिसको कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने क्या किया हो, कंडक्ट किया हो, उसको भी इंक्वायरी कहेंगे। अब देखें, अब इंक्वायरी में
और जो इन्वेस्टिगेशन को पढ़कर आपको दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो होती है, एक तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब इन्वेस्टिगेशन ही है और दूसरा क्या है, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, वो तमाम प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कंडक्ट की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, आर बाई ए पर्सन और एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट नहीं करता, मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया होता है अपने बिहाफ पे, आप क्या करें, उस हवाले से कि आप ये इंक्वायरी करें। मजिस्ट्रेट नहीं होता, मजिस्ट्रेट उसको ऑथोराइज करता है, तो वो शख्स वो कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन is conducted by the police officer and inquiry is conducted by the magistrate। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आइए जुडिशियल प्रोसीडिंग पढ़ते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग से मुराद जुडिशियल प्रोसीडिंग, लेकिन इसमें इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज आर मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। आप एक याद रखिएगा, ऐसी प्रोसीडिंग जहां पर जो एविडेंस से ऑन ओथ ली जाती हो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। ये बात ज़हन पल्ले बांध लिया आपने, ठीक है। आगे मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मींस द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इनक्लूड्स स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड 14। जो सेक्शन आगे 12 और 14 आ रहे हैं ना, उसके तहत जिनको अपॉइंट किया जाता है वो मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट मींस द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरे वो भी मजिस्ट्रेट इसमें शामिल होंगे जो स्पेशल मजिस्ट्रेट भी होंगे, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट जो इनको 12 और सेक्शन 14 के तहत अपॉइंट किया जाता है, वो भी स्पेशल मजिस्ट्रेट भी शामिल होंगे मजिस्ट्रेट में जिसको 12 सेक्शन और 14 के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। आगे चलते हैं। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस मींस एंड नॉन कोग्निजेबल केस। ऊपर हमने पढ़ा था कोग्निजेबल ऑफेंस एंड कोग्निजेबल केस, नीचे अब पढ़ रहे हैं नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कोग्निजेबल केस, ठीक है ना। तो मतलब कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस मींस द ऑफेंस फॉर एंड नॉन कोग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस जो है अरेस्ट के बगैर, वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकती। मे नॉट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन कर भी सकती है। वो आगे हम जब सीआरपीसी पढ़ेंगे और प्रोसीजर पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कौन कौन से केसेस में जहाँ पे विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पुलिस के पास इस चीज़ की गुंजाइश होती है कि वो अरेस्ट कर सकती है। यहाँ में वर्ड मे नॉट हुआ यूज, शैल नॉट यूज नहीं हुआ, ठीक है। मे नॉट है, मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि पहली बात तो ये याद रखनी है ना कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कर भी सकती है। ये यहाँ पे गुंजाइश निकला, ये मे का वर्ड यूज में है, ठीक है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट। एक तो ऑफेंस का मतलब ऑफेंस है और मीन्स क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन, कोई भी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसको उस वक्त लागू कोई भी क्रिमिनल लॉ ने उसको पनिशेबल करार दिया गया, उस एक्ट को या ओमिशन को क्या कहते हैं? ऑफेंस कह देते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871, ठीक है। Cattle Trespass Act 1871, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको या कैटल ट्रेसपास एक्ट के 1871 के सेक्शन 20 के तहत जिस एक्ट को या मिशन को ऑफेंस डिक्लेयर किया है वो क्या होगा? ऑफेंस तस्वर होगा, उसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बाकी जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।